हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गए हैं। तो अब जानते हैं मित्रों कि प्रतिदिन 10th क्लास का रात के 9 बजे क्लास करवाई जाती है। तो आप लोग क्लास में जुड़ना ना भूलें और सभी लोगों को साथ में भी क्लासों में जोड़ें। और भी जितने विद्यार्थी हैं सगे संबंधी आप पकड़ करके लाइए उन लोगों को और क्लास में, है ना, पढ़ने के लिए। और सही समय पर आप लोग 9 बजे हमेशा तैयार रहिए। 9 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। 9 बज के 2 मिनट तक भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 9 बजे क्लास में आ जाइए, ठीक है। आपकी जो है ना क्लास लगा दी जाती है। सोमवार की क्लास नहीं हुई थी क्योंकि सोमवार की प्रत्येक प्रत्येक सप्ताह में सोमवार की क्लास नहीं होती है। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है, ठीक है। इसलिए सोमवार के अलावा प्रत्येक दिन क्लास होगी, मतलब कि इवन संडे को भी ना, संडे को भी क्लास होगी। तो आज जो करवाई जा रही है क्लास, ठीक है ना, एक और जो गेस्ट पेपर है उससे हम करवा रहे हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव का है ना, गाइड क्वेश्चन है। इसका नाम है एग्जामिनेशन गाइड MBD, ठीक है ना, उससे है, ठीक है। मैं ऊपर वाला चित्र मैं नहीं इस PDF में बना पाया, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन ही नज़र आ रहा है, तो अब ध्यान दीजिएगा। तो अब प्रश्न का जवाब दीजिएगा। आज भी जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का जो लेसन 1 है, अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास, जो कि आज सोमवार के कोचिंग में टेस्ट हो भी गया, ठीक है। लेकिन फिर भी जो क्लास बचा हुआ था 1-2 क्लास वो करवा देंगे। उसके बाद फिर ज्योग्राफी की क्लास करवाएंगे, ज्योग्राफी के पहला चैप्टर का, ठीक है। उसके बाद फिर लगे हाथ दूसरा चैप्टर करवा देंगे, क्योंकि अब की जो टेस्ट होगा ना वो ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर का टेस्ट होगा, ठीक है ना। इसलिए मैं उसको करवा दूंगा, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, आप लोग प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहें प्रत्येक चैप्टर का, आपका कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई दिक्कत परेशानियाँ नहीं होगी। इसलिए मैं ना कहते हैं कि क्लास में जुड़िए मेरे साथ। आप जुड़िएगा मेरे साथ तो बहुत सारा चीज़ सीखिएगा, ठीक है। आप जब भी क्लास में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग पढ़ लिख रहे हैं, है ना। आप लोगों की प्रेजेंटी रहती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, और हमें आप लोगों के लिए भी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए मित्रों, ठीक है ना। मतलब कि इस पढ़ाने के जो होता है ना कि आप कहीं पढ़ते होंगे तो उसका कोचिंग फ़ी या ट्यूशन फ़ी लगता है। तो मैं आप लोगों से केवल क्या कह रहा हूँ, आप सेवर कीजिए, आप दोस्तों को बुला करके लाइए। यही मेरा ट्यूशन फ़ी है, ठीक है ना, यही मेरा क्या है, कोचिंग फ़ी है। तो इसलिए आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करने की कोशिश कीजिए। यही मेरा फ़ी के रूप में है, ठीक है ना। अगर गुरु दक्षिणा देना है तो आप यही दे सकते हैं, ठीक है। ये मजाक में आप न लीजिए, ठीक है ना। सीरियसली आप जो बोल रहे हैं से आप इस बात को आप, है ना, आप लोगों से हमें रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा करें, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के साथ अगर मेहनत कर रहे हैं, प्रत्येक चैप्टर वाइज पढ़ाने के बाद चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवा रहे हैं इतना बार बार, है ना। प्रत्येक मतलब बुक से जो बिहार में चलती है ना, जो प्रकाशन वाला बेचता है, सारा से करवा रहा हूँ मैं आप लोगों का, ठीक है ना। और उसके बाद फिर मैं जो अपना टेस्ट ले लेता हूँ, जो मेरा कंटेंट होता है उसका क्लास में टेस्ट भी लेता हूँ। इस तरीके से आप लोग करिए ना, ठीक है ना। जो मेरा कंटेंट है जिसका मैं टेस्ट लेता हूँ उसको मैं हालांकि यूट्यूब पर नहीं करवा पा रहा हूँ, क्योंकि है ना विद्यार्थी ना टेस्ट देने से पहले वही देख लेगा, इसलिए नहीं करवाते। अरे भाई ये सब सारा चीज़ पढ़ लीजिएगा तो कंटेंट में कहाँ से रहेगी, आप लोग बना ही दीजिएगा, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं कि आप लोग पढ़िए, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किसकी प्रधानता है, कृषि की, मछली पालन की, खनिज की या फिर उद्योग की। बताइएगा, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। देखिए, सबसे पहले ना सुबह उठिए ना तो आप अपने लिए एक टारगेट फिक्स कीजिए, ठीक है ना। एक टारगेट फिक्स कीजिए कि हमें क्या क्या इस दिन भर के रूप में करनी है, इस दिन भर में करना है ना। एक दिनचर्या बना लीजिए, आप क्या 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 करना है, एक टारगेट फिक्स कीजिए। और वो उस टारगेट को अचीव करने में आप पूरा दिन लगा दीजिए, ठीक है ना। आप पूरा दिन लगाइए उस टारगेट को अचीव करने में। अगर आप इस तरह से अगर टारगेट को आप अचीव कर लेते हैं तो आप जो है ना ज़्यादा का विकास ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो बिहार में किसकी प्रधानता है, इसका बिल्कुल सही जवाब है कृषि की प्रधानता है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे, बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है, बताइए। बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है, अशिक्षा है, सूखा है, बाढ़ है, अतिवृष्टि। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे कौन सा सही जवाब।
तो बिहार के विकास में जो सबसे बड़ी बाधा है वह क्या है मित्रों? तो देखिए सूखा भी है, बाढ़ भी है, समझे। हालांकि शिक्षा की भी तो बहुत दिक्कतें तो रहती ही हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादातर परेशानी जो है ना बाढ़ का होता है अगर आमतौर। हालांकि सूखा भी है, लेकिन अगर बिहार के विकास में अगर बाधा बोला जाए ना तो ज़्यादा बाढ़ है। नहीं, कोसी नदी बाढ़ ला देता है उत्तरी बिहार में, तो ज़्यादा परेशानी तो बाढ़ ही का लाता है ना। अरे दक्षिणी बिहार में सुखाड़ कभी कभी ज़्यादातर मैंने आ जाती है, खैर मतलब उतना नहीं भी आती है, लेकिन उत्तरी बिहार में ना बाढ़ आ जाया करती है ना। ये सामान्यता ही हो गई है, जनरली बात हो गई है ना। अरे भाई बाढ़ माने पानी नहीं उतना रहेगा तो बोरिंग ट्यूबवेल के साथ कुछ कितने लोग खेती कर लेते हैं, लेकिन जहाँ बाढ़ ही इतना आ जाएगा तो सब तो फसलें बर्बाद हो जाती हैं, पॉसिबल ही नहीं है यार। तो इसलिए दूसरा का सी ऑप्शन की ओर हम लोग जाने की कोशिश कर सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के कौन कौन से उपाय है बताइए। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के बताइए कौन से उपाय। आप जल्दी से बतलाइए मित्रों। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय: जनसंख्या पर नियंत्रण करना, कृषि का तेजी से विकास, उद्योग का विकास। तीसरा का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तीसरा का डी ऑप्शन। तीसरा का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, सभी हो गए। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारण क्या है? तो सूखा एवं बाढ़ का प्रकोप, जनसंख्या में अधिक वृद्धि, कृषि पर अधिक भार। तो आपको एकदम ना सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको ना हम तो पढ़ाए भी थे, इसका जवाब आप दे सकते हैं। अरे भाई सब तो करने में ही आ रहा है ना, पिछड़ेपन के प्रमुख कारण है बिहार के पिछड़ेपन का। 5वां नंबर क्वेश्चन: बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर करती है बताइए। अब बिहार में भाई 80% से कम है, 80% है, मतलब 5वां का डी ऑप्शन, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, है ना। छठा नंबर: बिहार के में विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया था? बिहार में विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया था बताइए। तो बिहार में तो आप ये तो क्वेश्चन भी करवाई गई है आप लोगों का, भाई इसका जवाब न दीजिएगा तो भाई आपकी गलती है। अब रिपीट क्वेश्चन अब कितनी बार बार होती रहेगी। तो बिहार विभाजन के बाद ना देखिए यहाँ पे ना केवल चीनी उद्योग रह गया था, तो छठा का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाए, ठीक है। उसके बाद चलते हम लोग ना 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? आपके सामने ऑप्शन है, उद्योग है, कृषि है, व्यापार है, इनमें से सभी। तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है बताइए, बताइए। तो छठा का तो सी ऑप्शन हो ही गया। 7वां नंबर क्वेश्चन: बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो ये क्वेश्चन कोई क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र को नहीं जानता। बिहार में जीवन यापन का ना मुख्य साधन कृषि है। 8वां नंबर क्वेश्चन: भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद क्या हुआ? प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद क्या हुआ बताइए। आज़ादी के बाद क्या हुआ जी? तो आज़ादी के बाद में धीरे धीरे घटता गया प्राथमिक क्षेत्र का, घटते 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 कितना कम आ गया, एकदम तीसरा नंबर पर आ गया प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा नंबर पर औद्योगिक क्षेत्र, पहले नंबर पर सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 57% हो गया बताइए। औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग हो गया कितना कह सकते हैं, 27% के लगभग मान सकते हो। लगभग 17% के लगभग हो गया कौन, प्राथमिक क्षेत्र का। हाँ एडजस्ट करके देख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत 19-20 होता है। तो बिहार में जीवनयापन का मुख्य साधन कृषि है, और भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद क्या हो गया, घटता गया। उसके बाद देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन: भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका तो आपको पता ही होगा, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। इसका बिल्कुल सही जवाब है 15 मार्च 1950 ईस्वी को। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 10वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके सामने ऑप्शन है, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। बोल रहा है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष बोल रहा है। आप जानते हैं कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, और अगर प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है इसका मतलब प्रथम प्रधानमंत्री पूछ रहा है, और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 10वां का सी ऑप्शन हो जाएगा। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं।
11वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो पड़ोसी देशों में ना मित्रों, पहले तो श्रीलंका थी, लेकिन अब बांग्लादेश है, लेकिन बांग्लादेश ऑप्शन नहीं है। तो बांग्लादेश ऑप्शन नहीं है, तब क्या किया जाए? तो फिर ले टिक मार ले भाई श्रीलंका, ठीक है। नहीं तो बांग्लादेश रहेगा साथ में, तो बांग्लादेश ही सही होगा। भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है? बताइएगा मित्रों, जल्दी से जल्दी दीजिए। बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछता है को प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, और पूछता है 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 ईस्वी तक चली, ठीक है। 13वां नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में की गई थी, 56 में खत्म हुआ प्रथम पंचवर्षीय योजना। फिर 56 के बाद 6 जोड़िए तो 6 थी, 5 जोड़िए तो 6 5 11 61 तक चलता है। 13वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951। 14 नंबर क्वेश्चन, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, बताइए। भारत की आर्थिक व्यवस्था है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी मित्रों? समाजवादी, पूंजीवादी के मिश्रित? तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है ना, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसा है? यहाँ प्राइवेट और सरकारी दोनों, इसलिए। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? जल्दी से जवाब दीजिएगा मित्रों, ठीक है ना। क्वेश्चन तो रिपीट वाली की गई है ना, इसलिए मैं फटाफट क्वेश्चन से करवा रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा लेक्चर देने से कोई फायदा नहीं। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना जो है ना 2015 ईस्वी में की गई थी, तो 15 अगस्त ये ऑप्शन, ठीक है। 16वां नंबर क्वेश्चन जो है से देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? जल्दी से बताइएगा। बहुत सारे क्वेश्चन है मित्रों, है ना। क्वेश्चन है आपका जो पहले करवाए थे उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन इस वीडियो को देखना ना भूलेंगे मित्रों, नहीं तो आपका लॉस हो सकती है। नए नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। तो कहाँ पे है जी? 15 मार्च 1950। योजना 15 मार्च 1950 यार नहीं है, तीन में से फिर कोई नहीं होगा, डी ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? बताइए। अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में से कोई नहीं, बताइए। अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? हरित क्रांति जो है कृषि से संबंधित है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, इसलिए 17 का ऑप्शन। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? बताइए। हर दे पर क्वेश्चन पूछ दिए, तो बताइए। विद्युत हो या कृषि हो या मोबाइल से हो, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए द्वितीय क्षेत्र के अंदर विद्युत आ जाएगा, तो 18वां का ऑप्शन बिल्कुल सही जो है। विद्युत, बिजली, गैस है ना, ये सब। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? देखिए पर क्वेश्चन इतना रिपीट ये सब होते नहीं यार, क्वेश्चन बहुत मस्त है। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र। 21वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? आपका सामने ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? जल्दी से जवाब दीजिए। सेवा क्षेत्र को। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? तो उसको क्या कहते हैं? समाजवादी, मिश्रित, पूंजीवादी, इनमें से कोई नहीं। तो कहा क्या? निजी संस्था का अधिकार हो। तो अगर निजी संस्था का अगर अधिकार है तो क्या होगा? पूंजीवादी होगा। अगला देखिएगा 22वां नंबर क्वेश्चन। किस देश का विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? स्वास्थ्य की स्थिति में, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, साक्षरता के आधार पर। एचडीए के तीनों सूचक ही हैं, 22 का डी ऑप्शन है, ठीक है ना, है ना। अगला देखिएगा। योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया था? अभी बताइए। योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया था? तो नीति आयोग बनाया गया था, 23 का ये ऑप्शन। 24वां क्वेश्चन का जवाब दीजिए। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष जो है ना, अध्यक्ष तो होंगे किस कौन? प्रधानमंत्री जी होंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद के जो सदस्य होते हैं ना, सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है कितने? बताइएगा। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो वही लगभग 8 के लगभग होगा, ठीक है ना। फिर भी आप इसको ना अच्छा से पता कर लीजिएगा। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या। 6 नंबर, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? जल्दी से जवाब दीजिए। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन, जीविकोपार्जन, परिभ्रमण, कोई सही जवाब इसका हो जाएगा जीविकोपार्जन करना।
आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य ही होता है भाई। जी का उपार्जन न करेगा तो कैसे काम चले। 27वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है बताइए। जल्दी से आंसर कमेंट करें। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक। गैर आर्थिक मतलब जो रुपये पैसे से संबंधित न काम हो। तो देखिए तकनीकी विकास, सामाजिक संस्थाएं, देखो सामाजिक संस्थाएं जो होती है ना गैर आर्थिक कारक होती, तो पैसा से मतलब नहीं होती। आर्थिक विकास एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के क्या होते हैं। आर्थिक विकास एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के पूरक हैं, है कि नहीं भाई। बिल्कुल सही जवाब। तो मतलब 28 का तो ये ऑप्शन होना ही चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। तो 29 की ओर चले क्या, तो फिर चलिए। तो 29 का जवाब दीजिए। अर्थव्यवस्था होती है एक प्रकार की, दो प्रकार की, तीन प्रकार की या चार प्रकार की, बताइए। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की भाई। तो आपको जो किताब पढ़ने के लिए दी गई है उसके अनुसार आप समझ सकते हैं कि 3 प्रकार की। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इस तरीके से तीसरा 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं। अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं बताइए। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं जी बताइए ना। अरे यार अभी ना बताइए यार, 3 प्रकार के। अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, अरे भाई बताए ना यार, अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार। क्या बात करते हैं यार, दोनों क्वेश्चन वैसे 3 है और क्या है? तो 30 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है बताइए। कितने दिनों के रोजगार देने के लिए। आपके सामने जो ऑप्शन है आप देख ही रहे हैं। 100 दिन के लिए, 125 दिन के लिए और 150 दिन के लिए और 200 दिन के लिए कहा जा रहा है। तुम खाली मैं जो बोल रहा हूँ ना वो 100 दिनों के लिए ही होती है। 31 का ये ऑप्शन। 32 नंबर लगे हैं तो बता ही दीजिए। नरेगा एक कार्यक्रम है, राष्ट्रीय स्तर का है, प्रांतीय स्तर का है, विश्व स्तर का है कि कोई नहीं है। तो भाई नरेगा है भाई। देखिए ना नरेगा का पूरे फॉर्म में देखिए नेशनल पहला ही लग गया, मतलब राष्ट्रीय है। ये ऑप्शन होगा। नरेगा जो था ना ये अधिनियम बनी थी 2005 ईस्वी में। इसको लागू कब किया गया था, 2 फरवरी को लागू किया गया 2006 ईस्वी में। इसको ना नरेगा से जो मनरेगा बदल दिया गया वो 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी में नरेगा से क्या कर दिया गया, मनरेगा। तो हो गया 32 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया। मनोहर सिंह, मोरारजी देसाई, मुरली मनोहर जोशी, महात्मा गांधी, बताइए। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया। बताइए। तो महात्मा गांधी, ठीक है। तो डी ऑप्शन 33। 34 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है बताइए। पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली, बताइए। क्वेश्चन भी 2015, 18, 20 में पूछा। पिछड़ा राज्य किसको कहा जाता है, बिहार को कहा जाता है। 34 का सी ऑप्शन। 35 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई जी। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब यह सिलेक्ट ना कर पाएगी, मुझे तो लगता है कि रिपीट क्वेश्चन है। ये बुक में ना ज़्यादा रिपीट कर करके ना क्वेश्चन नंबर बढ़ा देता है खाली। तो भारत 35 का सी ऑप्शन। 36 नंबर। इससे ज़्यादा तो मैं अपना कंटेंट में रखता हूँ, लगभग 167 क्वेश्चन है मेरे पास, 68 69 का। बताइए खाली पहला चैप्टर से। ये पैकेज के रूप में बांट देंगे ना कोचिंग में, बंटवा देंगे, है ना। रेडी हो गया, बंटवा देंगे, ठीक है। और टेस्ट केवल 50 क्वेश्चन का लेता हूँ मैं। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से ना भारत का विश्व में जो है ना जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का, तो बिहार का बोल रहा है तो बिहार का तीसरा स्थान है, भारत के दूसरा स्थान है। जनसंख्या के नाते हैं बिहार ही पहला स्थान और भारत ही पहला स्थान।
बताओ, जनसंख्या घनत्व का मतलब ना समझते हैं। देखो, जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कम जगह में ज़्यादा लोगों का निवास करना, वो जनसंख्या घनत्व हुआ। जनसंख्या घनत्व ज़्यादा बढ़ेगा ना तो कम जगह में ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा रहेंगे, और जनसंख्या घनत्व कमेगा ना तो मतलब कि जगह ज़्यादा रहेगा, कम व्यक्ति जो है ना कम रहेगा, जगह ज़्यादा हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था बताइए। अच्छा, ये क्वेश्चन है 37। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है बताइए। अब जनसंख्या वृद्धि होगा भाई तो आर्थिक विकास की गति तो मंदन होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा 37 का ऑप्शन सही। उसके बाद फिर है 38 का जवाब दीजिए, तो दीजिए ना जल्दी से जवाब। ओ भाई दे न रहे हैं, ठीक है दीजिए ऑप्शन पढ़िए, लेकिन आप जैसे स्मार्ट वर्किंग कीजिएगा तो ना बना वाला तो आदमी बना लेगा बहुत टाइम में, लेकिन भाई टाइम लिमिट होती है ना, उसमें बना लेना सबसे बड़ी बहादुरी होती है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट भी करना सीखिए। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। 6 अगस्त 1952 ईस्वी में। देखो ना खाली वर्ष से पूछ दिया 1952। अब देखिए ना 39 नंबर क्वेश्चन के देना ठीक नहीं है, मैंने आपको बताइए आप। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है बताइए। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। लोक कल्याण पर, अधिकतम लाभ पर, उत्पादन कुशलता पर, कि अधिक आर्थिक स्वतंत्रता पर। तो लोक कल्याण पर। समाजवादी व्यवस्था चाहबे करती है कि न लोगों का कल्याण हो। मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की स्थिति बेहतर है बताइए। मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की स्थिति बेहतर है। तो देखिए, भारत के ना पड़ोसी देशों में सबसे ज़्यादा बांग्लादेश ठीक ठाक है। पड़ोसी देश की बात करूँ तो ठीक है ना, तो बांग्लादेश। तो 40 का भी ऑप्शन। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए ना, रोज 36 तक क्वेश्चन जाते थे, 30 35 लेकिन आज देखिए ना 40 पार हो गया, देख रहे हो, देखो ना कितना क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, भारत, इनमें से सही बताइए। तो कौन सा देश जो है ना विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण पूछ रहा है ना, तो देखो ये तो पूंजीवाद, ये तो हो ही जाएगा ना, विकसित हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ये ऑप्शन है। 42 नंबर क्वेश्चन, सब्जी के उत्पादन में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त है। सब्जी बड्डी उत्पादन करते हैं बिहार, हो ही लगभग दूसरा स्थान है सब्जी उत्पादन में, ठीक है। ये तो भूल चूक से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा बिहार में। यदि राष्ट्रीय आय की अपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि का अनुपात अधिक है तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगा बताइए। राष्ट्रीय आय की अपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि का अनुपात अधिक है तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगी। जनसंख्या वृद्धि अगर ज़्यादा हो जाएगा तो प्रति व्यक्ति आय तो कम ही नहीं जाएगा यार, ये तो समझने वाली बात है। प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला बताया है कि प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है कुल राष्ट्रीय आय बता कुल जनसंख्या से भाग। तो जनसंख्या बढ़ेगा तो भाई वैल्यू कम ही ना आएगा, मतलब क्या होगा, कम हो जाएगा। इतना तो मैं तो जानते हैं ना। 44वां नंबर क्वेश्चन, प्लास्टिक मुद्रा है कौन चीज, चेक है, ड्राफ्ट है, एटीएम है, ये तो तीसरे नंबर चैप्टर में है। तीसरे चैप्टर को पहले चैप्टर में दे दिए। प्लास्टिक मुद्रा क्या है, चेक है, ड्राफ्ट है, एटीएम है, तीनों है। तो एटीएम तो कार्ड तो है भाई, ये क्या है, प्लास्टिक मुद्रा है। चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, ये सब भाई प्लास्टिक मुद्रा नहीं। जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। सिंपल से तरीका अब कौन नहीं बताएगा भाई। जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाएगा भाई। जेकर रहेगा प्रति सब चीज़ तो विकसित तो होगा ना, ये तो बात है। 40वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सतत विकास का उद्देश्य क्या है, केवल अपने के लिए, केवल दूसरों के लिए, अपने लिए और आने वाले संतति के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं बताइए। देखो इसका जो जवाब है ना भाई, सतत विकास का जो उद्देश्य होता है अपने लगे नहीं यार, अपन बाल बच्चा लगे भी देख भाई, ओकर सतत विकास का हो, अपने लिए और आने वाली संतति के लिए भी। तो 46 का सी ऑप्शन होगा, इसको सतत विकास कहते हैं। आर्थिक विकास संबंधित है बताइए, आर्थिक विकास से किससे संबंधित है। परिमाणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, दोनों थे, दोनों हो जाएगा बी ऑप्शन। दोनों में कुछ सी ऑप्शन में ना है तो ठीक है, सी ऑप्शन, ए और बी दोनों हो जाएगा। आर्थिक विकास संबंधित है दोनों से, गुणात्मक और परिमाणात्मक।
देखिए अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का किया अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का किया क्या किया? शोषण करेगा और का पोषण करेगा। और 50 नंबर क्वेश्चन, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई किसने? फूट डालो और राज करो तो अंग्रेजों का है ना। चलो 49 का सी। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है बताइए? ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत में से सही है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला है, पेट्रोलियम है या विद्युत है, सब हो जाएगा। 50 का डी ऑप्शन। 51 नंबर क्वेश्चन, बैंक उदाहरण है बताइए। बैंक किसका उदाहरण है? प्राथमिक क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का, चतुर्थ क्षेत्र का बताइए। देखिए बैंक जो उदाहरण है तृतीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र तो बी ऑप्शन हो जाएगा और क्या। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए ना, 52 का भी हो जाएगा। 52 नंबर, साहित्यिक दृष्टिकोण से विकास और वृद्धि में बताइए क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। अरे है भाई, अंतर है, कभी अंतर है कभी नहीं है। व्यक्तियों ने बताइए, बताइए ना, बताइए ना। देखिए अगर साहित्यिक दृष्टिकोण से बात किया जाए ना, विकास और वृद्धि एक तरह के ना एक ही चीज है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना, एक तरह की एक ही चीज है ना। 52 का ये ऑप्शन होना चाहिए। खैर अच्छा, धनी देश में बढ़ते आय का स्तर आर्थिक वृद्धि का सूचक है, सूचक है। और जो निधन देश में बढ़ते आय का स्तर आर्थिक विकास का सूचक है। तो हालांकि एक बात कही थी एक अर्थशास्त्री ने साहित्यिक दृष्टिकोण से, विकास और वृद्धि न, विकास के वृद्धि के शब्द पर विकास शब्द का प्रयोग कर सकते हैं इस तरीके से। तो उस संदर्भ में ना कोई अंतर नहीं। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी बताइए? स्वतंत्रता पूर्व देखिए कहाँ पहुँची है यार, देखिए स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी बताइए? कृषि प्रधान, उद्योग प्रधान। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी बताइए, कौन सा था? जल्दी से बताइए यार, काहे इसे करते हो? बताओ तो जल्दी से, कमेंट कीजिए ना, क्वेश्चन नंबर देके आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो कृषि प्रधान रहा भी है तो ये ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन, मानव पूंजी का प्रमुख घटक क्या है बताइए? ज्ञान है, कौशल है, अनुभव, इनमें से सही बताइए। मानव पूंजी प्रमुख सब हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है बताइए। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है, कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, इनमें सभी। विकासशील देश जहाँ रहेगा बाबू वहाँ भाई खेती के अलावा कुछ ही है। अब भारत जैसे देश में खेती तो है ही है। 55 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरीके से देखिए भाई जी, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं, देख लीजिए। ये रहा आज का क्वेश्चन, आधारिक संरचना क्या है? आधारिक संरचना क्या है? आंसर है आधारिक संरचना मतलब एकदम फंडामेंटल चीज होता है। जैसे कोई भी घर बनता है ना तो फंडामेंटल पिलर होता है ना, तो उसी प्रकार से आधारिक संरचना मतलब कम से कम इतना चाहिए यार अगर देश का विकास करना है तो। आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होगा ही होगा, कि आधारिक संरचना का मतलब ही होता है यार। जैसे बिजली हो गया, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ये सब क्या है? बिल्कुल एकदम आधारिक है यार। ये सब चाहिए ना, बिजली चाहिए, परिवहन चाहिए, अस्पताल चाहिए, संचार चाहिए, बैंकिंग व्यवस्था चाहिए यार, स्कूल चाहिए, कॉलेज, ये सब मूलभूत चीज़ है, इसको चाहिए, ठीक है। इसलिए जो है ना आधारिक संरचना की परिभाषा खूबसूरती और उदाहरण साथ में लिख दीजिएगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर, इस तरीके से मानव विकास सूचकांक क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के निर्देशन में तैयार किया गया एक ऐसा दस्तावेज है
जिसकी तुलना प्रतिकूल प्रति व्यक्ति या स्वास्थ्य तथा शिक्षा के आधार पर किया जाता है। बताइए मानव विकास सूचकांक क्या है? मतलब HDI हुआ जी। HDI का मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये तैयार क्या करता है? HDR करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार करता है, योजना आयोग के द्वारा तैयार किया जाता है। सबसे पहला बार 23 अप्रैल 2020 को तैयार किया गया था मानव विकास सूचकांक। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री उस समय थे। समझ के आई कि नहीं बात? तो मानव विकास सूचकांक क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको UNDP कहते हैं ना, UNDP, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी, ठीक है ना। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के निर्देशन में तैयार किया गया एक ऐसा दस्तावेज है जिसकी तुलना प्रत्येक व्यक्ति आय के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर, शिक्षा के आधार पर किया जाता है। बताइए, है ना। वही मतलब प्रत्येक व्यक्ति आय, समझ गए ना। स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा, 3 घटक है इसका सूचक है, जिसको बोल सकते हैं, आगे बताई गई है जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति और प्रत्येक व्यक्ति आय। देखिए मानव विकास सूचकांक के 3 सूचक है, जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर। देखिए तो मानव विकास सूचकांक के 3 सूचक हैं, जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर। 3 में से सभी होना चाहिए। अच्छा तो ऑप्शन थोड़ा ही तो नोट है, इसको याद करने वाला चीज़ है ना, तो हो जाएगा क्यों, तीनों चीज़ हो जाएगा। योजना आयोग द्वारा तैयार की गई मानव विकास रिपोर्ट को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 23 अप्रैल 2002 को नई दिल्ली में जारी किया था। अभी बात बोले ना, नेट में याद करने के लिए लिखवा दिए हैं, ठीक है ना। इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं कर पड़ेगा, है ना। परिभाषा में आप केवल परिभाषा लिख दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यार, दोस्तों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। आपका फिर मतलब भी है यही, ठीक है ना, कि आप कोशिश कीजिए कि दोस्त यार आए, ठीक है। काफ़ी मेहनत करते हैं आपके लिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।